न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक आहूजा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, जो सबसे बड़ा सवाल है, हमारा भारत देश व्यापारिक बंदी या व्यापारिक संबंध को समाप्त करने के बहुत सारी घोषणाओं के दौर से गुजर रहा है जी। अभी इंडिया पाकिस्तान का जो एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी बहुत सारे समझौतों पर रोक लगाई जी। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए फाइनेंशियल एक तरह से परामर्शदाता के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे, इसका भविष्य क्या होने वाला है? ये तो एक्चुअल में जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक्शन तो स्ट्रिक्ट लिए, अच्छे लिए, क्योंकि जिससे कि आप फ्यूचर में ये कम हो। बट उनको ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि बिज़नेस पे इसका इफेक्ट ना हो, और गवर्नमेंट को कुछ सब्सिडीज़ देनी चाहिए, टैक्स में कुछ छूट देनी चाहिए, जिससे कि सब जो है अपना बिज़नेस में उनका स्ट्रीमलाइन हो जाए और फंड की दिक्कत ना हो किसी को। देखिए सर, जो पाकिस्तान का बजट है बहुत कम है जी। भारत का बजट उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है जी। हर क्षेत्रों में। जी। अभी ऑपरेशन सिंदूर के पूर्व जैसे सिंधु जल समझौता हुआ, या वहाँ का जो ट्रेड है उसको रोक दिया गया। जी। एयर स्पेस का यूज बंद हो गया। मेरा कहने का मतलब कि बहुत सारी गतिविधियां बंद हो गई। जी। अब टर्की के साथ ये मामला आ गया है जी। क्योंकि भारत देश में टर्की के आभूषण बहुत बिकते हैं सर। तो मतलब क्या लग रहा है कि ये सही दिशा जा रहा है, या इसमें कुछ सोच समझ के कार्य होना चाहिए सर? नहीं, दिशा तो ये ठीक लग रही है, क्योंकि वहाँ से जैसे आपका पाकिस्तान में अगर टेररिस्ट को वो फंड कर रहे हैं तो उनको एक तरीके से रोकना पड़ेगा। तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ टाइम बाद जब गवर्नमेंट को लगे कि नहीं, अब पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट है, तो वो इसको हटा दे जो उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन ये वर्तमान में सही स्टेप है? मेरे हिसाब से तो सही स्टेप है, होना चाहिए। सर, एक बड़ा सवाल, जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसके लिए आप जो हमारे सैलानी थे जिनकी पत्नियां विधवा हो गई और हत्या कर दिया गया कई बच्चों का, आदमियों का, तो ऑपरेशन सिंदूर तो कैसा देखते हैं आप? उन सैलानियों के लिए क्या संवेदना से आप प्रकट करना चाहेंगे सर? देखो, उनके साथ हुआ तो गलत, वो अपना घूमने गए थे, कश्मीर देखने गए थे, तो उनके साथ हुआ तो गलत। अब क्या कहते हैं, संवेदना तो है ही हमारी, बट ये भारत देश ने बदला भी तो लिया। बदला लिया, अच्छी बात है, लेकिन वो जान भी गई उनकी बेचारों की जो गए थे घूमने। तो बदला तो लेना ही था, वो तो सबको उम्मीद थी। तो बस ये था कि इस बार पाकिस्तान ने जो वो करा, गलत उसका रिस्पॉन्स किया, तो उसका फिर उन्होंने हर्जाना भुगता, जो उनके नष्ट किए भारत ने। फिर भारत ने उनको बहुत एयरबेस नष्ट, हाँ, एयरबेस नष्ट करे, वो ठिकाने नष्ट कर दिए। बिल्कुल। तो मतलब आपका मतलब है कि ये एक अच्छा स्टेप था, और जो व्यापारिक गतिविधियां बंद की जा रही हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये वर्तमान के लिए अच्छा। हाँ, ये कुछ टाइम के लिए होगा, फिर हटा देगी, फिर हटा देंगे। हाँ। इससे उनको सबक आ जाए, सबक मिलने के लिए, क्योंकि फिर वो तो करते ही रहेंगे ना भाई, हर कुछ टाइम बाद आतंकवादी हमला हो ही रहा है भारत पे। कुछ लोग का ये भी कहना था कि जो चीन है वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, इसीलिए वो बहुत सारे मतलब दूसरे तरह से वो हमला करवा रहा है। क्या लगता है आपको? हाँ, वो लगता है इनडायरेक्टली कि भारत के खिलाफ है, और वो लगता है कि सपोर्ट करता है। मतलब जो भी कंट्रीज करती हैं टेररिस्ट का काम, तो ये लगता है कि वो सपोर्ट करता है, जिससे कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था हाँ ना बन पाए। आपको क्या लगता है निकट भविष्य में तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत अग्रसर है? हाँ, हो जाएगा, मोदी है तो सब मुमकिन है। सब। ओके सर जी। अब बड़ा सवाल सर ये है जी कि अभी 2 महीना पूर्व जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पास किया। जी। जी। उस बजट में जो सबसे बड़ा सेगमेंट था वो 12 लाख और 12,75,000 था। जी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुन के आई। तो 12 लाख और 12,75,000 ये कितना उत्साहित करने वाला बजट आपको लगा सर? ये काफ़ी अच्छा बजट है। इससे काफ़ी जो सैलरी लोग हैं, जो मिडिल क्लास में, जिनकी 10, 11, 12 लाख मतलब लाख रुपए महीना की सैलरी है, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा टैक्स में। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप है। तो इससे ये भी है कि जो आपके 2 रिजीम चल रहे थे, तो एक तरीके से सरकार ने ओल्ड रिजीम हटा दिया है, मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कि अब बस न्यू रिजीम ही रहेगा। सर, आपको पता होगा जब वित्त मंत्री जी ने बजट की घोषणा पढ़ रही थी जी, तो उन्होंने ये भी कहा था 1 लाख करोड़ का घाटा भी होगा, याद है? जी। जी।
तो इन घाटों की भरपाई कहाँ से होगा? आम जनता समझ नहीं पाती इसको। घाटों की भरपाई तो फिर उन्हीं को पता होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कैसे करेंगे, बट ये हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है, आम आदमी के लिए। सर क्या आपको लगता नहीं कि जो आम इंसान होगा, जब टैक्स का पैसा बचाएगा तो इनडायरेक्ट वे में कुछ खरीदेगा? हाँ, उससे भी इनडायरेक्ट टैक्स तो जीएसटी के रूप में सरकार को जाएगा। जी हाँ, जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा वैसे वो। कंपनसेट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पूरा नहीं होगा पर कुछ हद तक हो जाएगा। ये ज़्यादा हो जाएगा सर? हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, वो तो मध्यम वर्ग का आदमी पैसा बचाता क्या रखता नहीं सर। हाँ वो तो है, खर्च कर देता है। जी जी, वो खर्च करेगा। और इसमें एक और भी है ना कि आपकी अब लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे LIC वगैरह, तो वो भी स्पेंड होगा खर्च, वो भी स्पेंड होगा, तो उससे टैक्स बढ़ेगा ही फिर। अच्छा, क्या सरकार की मंशा है, जैसे FD वगैरह लोग पहले करते थे सर, ये बड़ा इंटरव्यू आपका मैं इसके लिए ले रहा हूँ जी, कि जनता बहुत बातें समझ नहीं पाती सर। जी जी, कि लोग जो है ना पहले FD करते थे तो उसमें उनको एनुअली 7% मिलता था। अब लोग म्यूचुअल सिक की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा वेलकम, ये बहुत अच्छा स्टेप है। आजकल आपको अगर इन्फ्लेशन से फाइट करना है तो आपको SIP करनी पड़ेगी। उसमें ये होता है कि जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो उसका कुछ वो तो बनना नहीं है, PF वगैरह कुछ नहीं होगा, ना कोई पेंशन, तो उसको 50 साल या 60 साल बाद वो SIP उसको रिटर्न देगा, क्योंकि उसमें आपका CAGR वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब कंपाउंड आपका रेट इंटरेस्ट रेट ऐड होता है, तो वो अच्छी चीज़ है। ये अच्छी हाँ, ये परफेक्ट चीज़ है सर। इसके साथ एक जो बड़ा दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट है जी, वो ये है कि सर भारत देश के लोग जो है ना व्यापार के साथ साथ सेविंग पे बड़ा फोकस करते हैं जी, तो थोड़ा सा हर चीज़ के मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं। जी जी, तो आप बताइए। उसमें सेविंग्स में देखो ऐसा होना चाहिए, जैसे हमने बात की कि म्यूचुअल फंड होना चाहिए, तो जो हमारे सिटीजन्स हैं हमारे, उनको बैलेंस करना चाहिए कि कुछ LIC में करें, कुछ PPF में करें, कुछ की SIP करें, कुछ की FD करें, कुछ की FD करें। भाई जो आपको लिक्विड फंड चाहिए उसको आप मार्केट में मत डालो। अगर आपको 2 4 5 लाख रुपए चाहिए साल भर में, तो उसकी आप FD कर दो, जिससे कि आपको जब भी वो चाहिए हो तो आप उसको तोड़ के उसको निकाल लो। क्योंकि आप अगर SIP करते हो तो वो अगर आपको एकदम चाहिए तो हो सकता है आपकी वो लॉस में हो, तो फिर वो आप निकालोगे तो आपको घाटा होगा। इसलिए हमें एक्स्ट्रा फंड को इन्वेस्ट कर दो, बाकी को आप FD वगैरह में रखो। जैसे कि अभी देखिए वार का माहौल है जी, तो उसमें डरने की जरूरत ना हो, कुछ लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड होना चाहिए, थोड़ा सा कैश भी अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आपका कुछ दिन का काम हो जाए, अगर कुछ होता भी है बाहर तो, कुछ वार का माहौल होता है। ओके सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। वित्त मंत्री जी ने इस बार जो है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अभियान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बहुत फोकस किया उन्होंने जी। तो उसमें सर एक बड़ा क्षेत्र है MSME सेक्टर जी। तो MSME सेक्टर की बहुत सारी चीज़ें दुगनी कर दी गई हैं और 45 डेज का पेमेंट का शेड्यूल भी ला दिया गया जी। तो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए MSME सेक्टर को कितना मजबूत किया गया है। MSME जो है, सरकार कोशिश करे कि MSME आपका स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि आपकी जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो जब तक बढ़ेंगी नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक हमारा जो है GDP नहीं ग्रोथ होगा। तो सरकार ने ये अच्छा किया है, MSME को वो स्ट्रॉन्ग कर रही है। बाकी जैसे बड़े प्लेयर्स होते हैं वो MSME का पैसा ना मार लें, इसलिए 45 डेज का क्लॉज भी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक अच्छा स्टेप है MSME के लिए। और काफ़ी MSME हैं जिनको इसका फ़ायदा हो रहा है। राइट, तो दोनों स्टेप जो है MSME को काफ़ी मजबूती दे रहे हैं। सर हम आपके पास जो आए हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वित्त मंत्रालय ने बजट में चीज़ें नहीं रखी हैं, उनके पास तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं सर, तो उन तक आपकी बात मैं पहुंचा सकूं जी। आपके हिसाब से बजट में अगर ये चीज़ें ऐड ऑन हो जाता तो और बजट अच्छा होता, वो क्या आपका एक युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट रूप में आप बोलना चाह रहे हैं? एक तो जैसे जो GST उसका एक यूनिफॉर्म रेट हो जाना चाहिए। मतलब अभी बहुत सारे रेट हैं, 1%, 3%, 5, 12, 18, 28 और भी हैं। या तो वो थोड़ा यूनिफॉर्म हो, उसकी या तो 2 ही हो, बस 2 या 3 हो, एक तो ये होना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट को ओल्ड रिजीम को उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट का जो 80C वगैरह का वो बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि जो हमारे यूथ हैं वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ और हों, जागरूक हों। ओके। और सर अभी तक GST का वो नहीं बना, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल नहीं बना सर अभी तक। बनना चाहिए ट्रिब्यूनल, हाँ बनना चाहिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल न बनने से बहुत सारा पैसा जो है चलन में नहीं है, चलन विवादों में होना चाहिए। वो ट्रिब्यूनल बन जाएगा तो पैसा चलन में आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए, वो जरूरी है। ओके। अच्छा, इसी बस एक सवाल और सर, इस बजट में स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी योजनाएं लाई गई हैं जी, कि स्टार्टअप मजबूत होगा तो भारत देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, बल्कि विकसित राष्ट्र भी बन जाएगा 2047 तक।
तो स्टार्टअप भारत में से फेल क्यों हो जाते हैं सर? स्टार्टअप तो एक्चुअल में एक रिस्क सेगमेंट ही है कि भाई आपने कोई प्रोडक्ट या आइडिया आपके पास आया, आपने उसको इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें ये होता है कि जैसे स्टाफ की दिक्कत हो गई या फंड की दिक्कत हो गई तो वो क्रैश कर जाते हैं। उसमें ये है प्रॉपर प्लानिंग करके अगर कोई करता है स्टार्टअप, स्टार्टिंग में उसको एक्सपेंस कम रखना है जिससे कि आपको प्रॉफिट हो, फिर वो आप अपना बिजनेस में लगाओ। बाकी ये ना हो कि भाई प्रॉफिट हो आपने उसको पर्सनल खर्च कर दिया, उसको बिजनेस में लगा के आप एक्सपेंड करो। क्योंकि काफ़ी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिसमें आपको लोन भी मिल सकता है, जैसे सीड फाइनेंसिंग होता है और बहुत सारी हैं, तो उससे आप अपना एक्सपेंड कर सकते हो। बट ये है कि जो प्रॉफिट होना है उसको आप प्रॉफिट को और बिजनेस में लगाओ। जैसे देखिए ना, अभी एक कोई ब्लू लाइन के नाम से कोई जैसे ओला है, जी जी कंपनी थी, लेकिन वो फिर बंद हो गई। सेबी ने उसे बंद कर दिया। तो उस पैसे को पर्सनल यूज में ना लाए, बिजनेस में लाए। और आप कॉम्पिटिटर को देख के उसको उससे प्राइस वो मत करो कि भाई मैं उससे कम प्राइस करूंगा। आपको अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है और उस हिसाब से आप करो। और सर मैंने देखा जो स्टार्टअप होते हैं, युवा बच्चे होते हैं, युवा उद्यमी होते हैं, वो किसी मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल को नहीं रखते हैं, वो सोचते हैं खर्चा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन रखना चाहिए भाई। आप अगर किसी सीए को साल के 5 लाख 6 लाख देते हो तो आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा और लॉस बचा देगा। आप लीगल कंप्लायंस करो कि भाई अगर आपको नोटिस आता है तो आपको तो बिजनेस गया, पेनल्टी लगेगी, आपको बहुत चीज़ें लगती हैं। अब स्टार्टअप में आप कैसे कोप अप करोगे ये चीज़ें? तो जितने भी लोग हैं इन चीज़ों पर ध्यान रखें, तब जाकर स्टार्टअप सक्सेस। बिल्कुल। सर बस इसी सेगमेंट का 2 सवाल और भी था जी। क्या पार्टनरशिप फर्म जी पे जो कमी नहीं की गई है टैक्स की, सबसे ज़्यादा टैक्स उसी पे, क्या चाहेंगे आप वित्त मंत्री जी से कि सुझाव या अपील करना चाहेंगे? वो कम होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा है वो मतलब मान के चलो डबल है आपका, काफ़ी ज़्यादा है वो। 31.2% तो काफ़ी होता है, उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। क्योंकि हर कोई जो है कंपनी में जाएगा, पार्टनरशिप फर्म एक तरह से धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। या तो प्राइवेट लिमिटेड जितना हो जाए, जो कंपनीज का है उतना कर दो। सर जो फेसलेस है वो धरातल पर कितना उतरा है सर? फेसलेस तो काफ़ी अच्छी स्कीम है जो आपकी असेसमेंट की है, क्योंकि उस पर आपका केस मेरिट्स में होगा, तो आपका एक तरीके से करप्शन कम होगा, आपको भी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्लाइंट को भी रहेगी कि हाँ भाई ये नोटिस आया है, मुझे इसका ये रिप्लाई देना है। कोई भी ये नहीं होगा कि आपको नोटिस कुछ आया और आपसे सारी चीज़ें मांगे जाएंगी। जो नोटिस आया आप सिर्फ उसका रिप्लाई करो और आपका केस बिल्कुल मेरिट्स पे होता है। तो फेसलेस एक अच्छा स्कीम है। हाँ अच्छी स्कीम है बिल्कुल। और सरकार को इसमें लाभ हो रहा है और एसएससी को भी लाभ हो रहा है। हाँ उसमें दोनों को फायदा है। इसमें जो अगर आपने टैक्स इवेट किया तो भाई उसकी आपको सजा मिलेगी। ये नहीं होगा कि आपके साथ शोषण नहीं होगा आपका। और भ्रष्टाचार, हाँ भ्रष्टाचार भी कम, समाप्ति हो गया है। हाँ, एक तरह से ज़्यादातर तो। अच्छा सर, मैं हर किसी से ये सवाल पूछता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपके प्रोफेशन में न तो चीटिंग है न तो रिजर्वेशन है जी, पढ़ाई करके आदमी आगे आ सकता है जी, तो आपके मन में कैसे आया कि ये युवाओं के लिए सवाल है